नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में हमने कल भी जो डिबेट की थी, इलेक्शन कमीशन अब बिहार के अलावा 5 और राज्यों में वोटर लिस्ट की गहन जांच प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। एक ऐसी मुहिम जिसमें वोटर लिस्ट की पूरी जांच होगी, घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, हर वोटर से एक फॉर्म भरने को कहा जाएगा और उसके बाद नए सिरे से पूरी वोटर लिस्ट बनेगी। जो फॉर्म भरेगा उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, जो फॉर्म नहीं भरेगा उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। और जो नए वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं, जुड़वाना चाहते हैं, उनको अलग फॉर्म भरना होगा, उसके साथ डिक्लेरेशन और कुछ कागजात भी देने पड़ेंगे। अब बिहार में सबसे पहले चुनाव है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का यह अभियान पहले बिहार में हो रहा है। तेजस्वी यादव की आरजेडी और उनके साथ गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां अब इलेक्शन कमीशन के इस अभियान के खिलाफ खुलकर उतर आई हैं। तेजस्वी यादव ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन जरूर कोई साजिश रच रहा है, इसीलिए चुनाव से 2-3 महीने पहले इस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, सबसे क्या कर रहा है, उस पर तेजस्वी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको जरा वो दिखाता हूं। तेजस्वी यादव का बयान दिखाइए ऊपर। तेजस्वी यादव कहते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में साजिश दिख रही है। नई वोटर लिस्ट क्यों बना रहा है ईसी? नीतीश और मोदी साजिश कर रहे हैं। नए सिरे से वोटर लिस्ट क्यों बन रही है? फिर इसमें वोटरों से मां का, पिता का जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? 2001 तक सिर्फ 2% लोगों के पास देश में जन्म प्रमाण पत्र था। यह चुनाव से पहले वोटरों का नाम लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। किसी भी कीमत पर हम यह मनमानी इलेक्शन कमीशन की चलने नहीं देंगे। 2 करोड़ 90 लाख मजदूर बिहार से बाहर हैं। 4-5 करोड़ मजदूर वोट कैसे देंगे? यह वोट लूटने की साजिश हो रही है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। बिहार में बीजेपी संविधान का मजाक उड़ा रही है। तेजस्वी क्या बोले, पहले जरा वो सुनिए डिटेल। अपने देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी भी साजिशन बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। हम जनता के साथ खड़े हैं। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। तेजस्वी यादव सीधे सीधे चुनौती न सिर्फ सरकार को दे रहे हैं बल्कि अधिकारियों को भी दे रहे हैं। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की यह प्रक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है,
क्यों कर रहा है यह भी आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। चुनाव आयोग ने दरअसल एक नोटिफिकेशन जारी करके विस्तार से बताया है कि यह जो गहन जांच निरीक्षण हो रहा है इसकी जरूरत क्या है। दरअसल पहले समझ लीजिए हो क्या रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया 6 राज्यों में होगा ये, इस बार बिहार में है अभी, और उसके बाद बाकी 5 राज्यों में जहां जहां अगले साल चुनाव है वहां भी होगा। तो जो वोटर लिस्ट है उसकी विशेष गहन पुनरीक्षण, उसकी पूरी जांच हो रही है और घर घर जाकर यह जांच हो रही है, डोर टू डोर फिजिकल इंस्पेक्शन हो रहा है। और इसका मकसद इलेक्शन कमीशन यह बताता है कि जो एलिजिबल वोटर हैं, पात्र वोटर, उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे, यह सुनिश्चित हमें करना है। और अपात्र वोटर यानी इनएलिजिबल या इलीगल वोटर जो हैं इस लिस्ट में, उनका नाम हमें हटाना है। लिस्ट में जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम यह मुहिम चला रहे हैं। पिछली बार इस तरह की जो जांच हुई थी, यह अभियान हुआ था, यह 2003 में हुआ था। अब आपने देख ही लिया, इंडिया गठबंधन साजिश का आरोप लगा रहा है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे वोटरों को या गरीब वोटरों को, मजदूरों को लिस्ट से निकालने की साजिश हो रही है। अब इसी का नोटिफिकेशन क्या कहता है थोड़ा आप भी समझ लीजिए, आपको भी पता लगेगा कि यह इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है और क्यों। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो यह ना समझें कि हम अपने एक तरफा यह सब कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारा मकसद है एलिजिबल वोटर, पात्र नागरिक लिस्ट में रहें, अपात्र मतदाता उसमें न रहें। हम मतदाताओं के नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाएंगे। बिहार में 2003 में भी इस तरह की प्रक्रिया हो चुकी है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अब शहरीकरण हो गया है, पलायन बहुत हुआ है, युवा नागरिक वोट देने के लायक हो गए हैं, उन्हें भी जोड़ना जरूरी है। बहुत सारी डेथ्स हो गई हैं, मौत हो गई हैं, उनकी जानकारी भी, सूचना भी नहीं दी गई है, तो उनके ऐसे लोगों के नाम भी लिस्ट में हैं। फिर विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम भी लिस्ट में हैं, वो भी हमें हटाने हैं। और इसमें BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए घर घर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन में वादा कर रहा है, भरोसा दिला रहा है कि हम संविधान और कानून के सभी प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करेंगे। सेक्शन 326 उसका पालन किया जाएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 उसकी धारा 16 है, उसे भी मानेंगे। कोशिश यह करेंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी की हम मांग करते हैं। दलों के BLA भी इसमें शामिल हों और बूथ लेवल एजेंट, और BLA की भागीदारी से विसंगतियां दूर होंगी। अब और विस्तार से प्रक्रिया थोड़ा आपको समझा दूं, ये ऊपर दोबारा चलाइए। ERO जो होंगे वो गणना फॉर्म EF, एन्यूमरेशन फॉर्म BLO को देंगे। फिर BLO घर घर जाकर मौजूदा वोटरों को ये EF फॉर्म बांटेंगे। EF मतलब एन्यूमरेशन फॉर्म, ये सारे वोटरों को भरना है। यह फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मिलेगा। इस प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त दलों को शामिल किया जाएगा, यह भी इलेक्शन कमीशन अपनी नोटिफिकेशन में बता रहा है। वो यह भी कह रहा है कि जो BLO हैं हमारे अधिकारी, वो ये फॉर्म भरने में जनता की मदद भी करेंगे। जब फॉर्म देंगे तो भरने में मदद भी करेंगे, और भरने के बाद BLO जनता से ये फॉर्म इकट्ठा भी करेंगे, जाकर कलेक्ट भी करेंगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करेंगे। और मतदाता अगर चाहें तो अपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में जो BLO सुपरवाइजर हैं BLO के ऊपर, वो BLO के काम की जांच करते रहेंगे। फिर बड़ा क्लियर है, जिनके फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मिलेंगे उनके नाम सूची में होंगे, जिनके फॉर्म नहीं मिलेंगे उनके नाम नहीं होंगे। फिर जिनके फॉर्म मिलेंगे उनके नाम शामिल करके मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी, और ये सारे राजनीतिक दलों को दी जाएगी और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इसके बाद भी नाम जोड़ने हटाने की आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, यह भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है। कोई भी मतदाता या दल अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकता है। उसके बाद AERO, जो कि और सीनियर अधिकारी होते हैं BLO के ऊपर, वो हर शिकायत की जांच करेंगे, और फिर दावों और आपत्तियों की जांच के बाद जब निर्णय हो जाएगा तब फाइनल लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, और यह अंतिम मतदाता सूची सारे दलों के साथ साझा की जाएगी, और फाइनल वोटर लिस्ट वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी। और ERO के आदेश के खिलाफ भी अपील का ऑप्शन बाद में भी रहेगा। जब फाइनल लिस्ट बन जाएगी उसके बाद भी अपील की जा सकती है DM के पास
या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। तो क्या इलेक्शन कमीशन 2025 में ये जो कार्रवाई कर रहा है डोर टू डोर वेरिफिकेशन वोटरों का, क्या इसमें कोई साजिश है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सीधा, इंडिया क्यों बोला चुनाव आयोग करेगा घोटाला, और इलेक्शन कमीशन ने वोटरों से फॉर्म और ये कागजात नए सिरे से क्यों मांगे हैं? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस से साधना भारती, अनुप्रिया है जेडीयू से मेरे साथ, सुबोध मेहता आरजेडी से आ गए, और विनीत सिंह है पटना स्टूडियो से, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा योगेंद्र यादव से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, खुद राजनेता भी हैं, जाने माने सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और चुनाव की प्रक्रिया को, इलेक्शन कमीशन के कामकाज को करीबी से दशकों से देखते आ रहे हैं। स्वागत योगेंद्र जी, कैसे हैं आप योगेंद्र जी? और इलेक्शन कमीशन की इस नई कार्रवाई पर आपने भी बाकायदा लिखा है, इसमें क्यों आपत्ति है योगेंद्र जी, अगर नई लिस्ट बन रही है वेरिफिकेशन के बाद? मानक भाई, साजिश इसमें है या नहीं वो मैं नहीं जानता। वो विपक्षी नेताओं ने कहा है, चुनाव आयोग क्या पीछे से कर रहा है, क्या साजिश है, इसके बारे में अभी से मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। हालांकि पिछले काफी समय से चुनाव आयोग और सरकार के बीच में एक अजीब तरह की जुगलबंदी दिखाई दी है, तो इसलिए मैं हैरान नहीं हुई बातें सुन के। लेकिन और बहुत अच्छा किया मानिक भाई कि आपने पूरी प्रक्रिया को सविस्तार समझाया। मैं दोहराना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग का कोई साधारण सा फैसला नहीं है। जब पहली बार आया मैंने भी सोचा यार चलो थोड़ा इलेक्टोरल लिस्ट है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन जब ये आदेश पढ़ा, आपकी तरह मैंने भी 18 पेज का आदेश पूरा का पूरा पढ़ा है, ये अभूतपूर्व है। मैं पिछले 40 साल से भारत के चुनाव देखता आ रहा हूं। ये अभूतपूर्व आदेश है, ये बहुत अजीब आदेश है, ये असंभव आदेश है, ये अलोकतांत्रिक आदेश है। क्यों, मैं बताता हूं। अभूतपूर्व किस मायने में? इससे पहले इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, 20 साल पहले 2003 में हुआ था, लेकिन मेरी निगाह में आज तक कभी भी इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है, जैसा आपने कहा, वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं, वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाया जाएगा। ऐसी एक्सरसाइज कभी भी चुनाव से 3 महीने पहले नहीं की गई। 2003 में की गई थी, चुनाव से 1 साल पहले, लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले, विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले। बहुत लंबी प्रक्रिया होती, नंबर 1। नंबर 2, आज तक भारत के चुनाव में कभी भी वोटर पे ओनस नहीं डाला गया। हम अमेरिका नहीं, अमेरिका में वोटर पे ओनस होता है, उसे रजिस्ट्रेशन अपना करवाना होता है। हमारे देश में ओनस सरकार पे रहा है कि आप जाइए, आप जाके सब लोगों को रजिस्टर कीजिए। पहली बार देश के इतिहास में वोटर पे ओनस डाला जा रहा है कि ये है फॉर्म, अगर तुमने डिपॉजिट किया 1 महीने में तो होगा, नहीं तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में होगा ही नहीं। नंबर 3, पहली बार वोटर को दस्तावेज देने को कहा जा रहा है, जो कि आज तक कभी नहीं किया गया। तो ये अभूतपूर्व आदेश। ये अजीब क्यों है मानक भाई? इसलिए कि चुनाव आयोग ने अभी दिसंबर जनवरी के महीने में बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन किया है, समरी रिवीजन किया है। अरे भाई, अगर आपको लग रहा था कि इतने बड़े रिवीजन की जरूरत है तो आप दिसंबर में क्यों नहीं कर लेते? समरी करने के बाद आप दोबारा क्यों कर रहे हो? अजीब इसलिए भी है, आपको तो ध्यान होगा, आप न्यूज वाले व्यक्ति हैं। 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने डुगडुगी बजा के कहा था कि हमने देश भर के पार्टियों के साथ 4000 कंसल्टेशन किए, 18 पॉइंट की एक लिस्ट जारी की थी, कहा था हम ये परिवर्तन करने वाले हैं। उस 18 की लिस्ट में इसका जिक्र भी नहीं है। मतलब 1 महीने पहले तक खुद चुनाव आयोग को पता नहीं था कि इतनी बड़ी जरूरत है पूरे देश में करने की, और करने वाले हैं। अजीब इसलिए है कि इतना बड़ा निर्णय देश की किसी भी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ अंदर खाते हुआ हो तो मैं नहीं जानता, देश की किसी भी पार्टी के साथ बिना कंसल्टेशन के हुआ। इसलिए मैं इसे अजीब बताता हूं, मैं इसे असंभव बताता। असंभव इसलिए कि मानिक भाई, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं, बिहार आप भी घूमे होंगे, मैं भी घूमा हूं।
अब आप दोबारा वो वाली सूची पढ़ दीजिए जो 1 महीने में चुनाव आयोग लोगों से काम करवाना चाहता है। ये अमेरिका में हो सकता है, नहीं मुझे संदेह है। मैं आपकी सुविधा के लिए फिर पढ़ देता हूं चुनाव आयोग 1 महीने में जो चमत्कार करने वाला है। आप देखिए कैसी बातें दिल्ली में बैठ के लोग करते हैं। 24 तारीख को दिल्ली से ऑर्डर इशू होता है चुनाव आयोग का, जिसमें कहा है कि 25 तारीख से यह काम शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से बिहार के सारे ईआरओ लोग एन्यूमरेशन फॉर्म, ये जो प्रोफॉर्मा है, प्रिंट करना शुरू कर देंगे। बिहार के तमाम बीएलओ, हजारों बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उनके बाद वो हर घर में जाके फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। जिस घर में कोई नहीं मिलेगा डोर के नीचे डालेंगे और 3 बार जाके उन्हें तायद करेंगे। फिर फॉर्म वो और जनता को गाइड किया जाएगा। बीएलए अपॉइंट किए जाएंगे पार्टियों के द्वारा, उन बीएलए को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फॉर्म बट जाएंगे, फिर फॉर्म हर घर से इकट्ठे भी कर लिए जाएंगे। और मानिक भाई, अगर चमत्कार में कोई कमी थी तो इसको कंप्यूटर पे अपलोड भी कर दिया जाएगा। कौन सी दुनिया में रहते हैं? पर योगेंद्र जी, इसी नोटिफिकेशन में लिखा है, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। Since the last intensive revision in Bihar was undertaken in 2003, the EROs shall treat the electoral roll of 2003 with qualifying date of 1st of January 2003 as probative evidence of eligibility, including presumption of citizenship, unless they receive any other input otherwise. फिर आगे है, any person whose name is not recorded in the 2003 electoral roll shall, for the purpose of registration in the electoral roll, is required to submit from amongst a wide range of eligible government documents as prescribed for establishing their eligibility to be an elector. मतलब इसमें यह साफ लिखा है 2003 से पहले जो 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसमें जिन जिन लोगों की जांच हो चुकी है, जिनके नाम उस लिस्ट में हैं, उनको वोटर माना जाएगा, उन पर कोई सवाल नहीं है। 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं, क्योंकि उनके नामों में गड़बड़ियां हुई हैं, ये जांच उनके लिए की जा रही है। योगेंद्र जी, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा किया मानक भाई, आपने ये याद दिला दिया, क्योंकि इसलिए मैं इसको असंभव और अलोकतांत्रिक बताता हूं। इसका कारण ये, आप वोटर लिस्ट की जांच करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके सामान्य तरीके हैं, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया पे बहुत सवाल उठे हैं। कहा है कि महाराष्ट्र में आपने प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कागज पे लिखी गई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। वो सब करने की बजाय जो इनको करना चाहिए था, इन्होंने कहा कि अब सारे मामले को हम नए सिरे से करेंगे। और ये मैं साधारण हिंदी में समझा देता हूं, जो आपने सुंदर अंग्रेजी में पढ़ के सुना दिया है। वो ये है कि अगर आपके घर आया, फॉर्म दे गया, घर में 5 लोग हैं, 5 के फॉर्म दे दिया, अम्मा जी का नाम, अम्मा जी 60 साल की हैं, उनका नाम 2003 की लिस्ट में भी था, लिस्ट में था, इसलिए उनको फॉर्म उनको भी भरना पड़ेगा। हाँ। और फॉर्म के साथ उनको 2003 की इलेक्टोरल लिस्ट का जीरोक्स कॉपी नथी करना पड़ेगा, जिसमें उनका नाम होगा। हाँ। मान लीजिए अम्मा जी का नाम है। हाँ। तो ठीक है, इतने में उनका काम चल गया, उनको मान लिया जाएगा, उनको कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन अगर घर में कोई चाचा थे जिनका किसी भी संयोग से, वो भी उम्र के 55 है, पर संयोग से 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो उन्हें अब साबित करना पड़ेगा कि उनको सर्टिफिकेट साथ में नथी करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन सी है मैं 1 मिनट में बता दूंगा, पर आप देखिए। नंबर 3, अब घर के अंदर 40 साल की उम्र के छोटे लोग हैं जो कि 1987 के बाद पैदा हुए, है ना। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी उम्र 40 से 20 के बीच में है तो उन्हें क्या करना होगा? जो अगर 40 से ऊपर के लोग हैं जिनका बाई चांस 2003 में नहीं था, उन्हें केवल अपना साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं भारत में पैदा हुआ था। जो 40 से उम्र जिसकी कम है, 40 और 20 के बीच में जिसकी उम्र है, उसको ना सिर्फ अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको अपने मां या बाप किसी एक का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और जिसकी उम्र 20 साल से कम है, यानी कि 2004 के बाद जन्म हुआ, उसको अपना सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, अपने मां और पिता दोनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट क्या देना पड़ेगा मानक भाई? इसको इन्होंने अपेंडिक्स के अंदर दिया है। हाँ। याद रखिए, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। yes. जो 2 आइडेंटिटी कार्ड इस देश के हर व्यक्ति के पास होते हैं, बिहार के 88% लोगों के पास आधार कार्ड है,
लेकिन वो मान्य नहीं होगा। एपिक कार्ड मान्य नहीं होगा, तो भाई क्या मान्य होगा? पासपोर्ट मान्य होगा। बिहार के कितने लोगों के पास पासपोर्ट? मैं पढ़ दूं योगेंद्र जी, मैं पढ़ दूं जरा क्या क्या मान्य है। इसमें लिखा हुआ है, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉई पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSUs prior to 1/07/1987। प्रायर टू 1987, ठीक है, याद ओके। रखिए। उसके बाद आइए, पहले का लंबी चौड़ी योगेंद्र जी, लंबी चौड़ी लिस्ट है। नंबर 3 पे बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है पासपोर्ट, फिर है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी, फिर है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फिर है OBC, SC, ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है योगेंद्र जी, इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा। मानक भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप? और मैं आपको बताता हूं, इस लंबी चौड़ी लिस्ट में केवल 3 है जो सामान्य लोगों के पास होते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑफकोर्स आपके पास सब कुछ होगा। साधारण याद रखिए, बिहार के गांव में जाइए जहां अम्मा है, जिसका बेटा पंजाब में काम करने गया है, जिसके पति का देहांत हो गया है, जिसकी 2 बेटियां उसके साथ हैं, उसके घर में क्या होगा? 3 सामान्य चीजें हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट, बिहार में 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था सन 2001 और 2005 के बीच में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। नंबर 2, कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा ज्यादा होता है, बिहार में इस पे सर्वे हो चुका है। SC में 20% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, OBC में कोई 24% के पास कास्ट सर्टिफिकेट था। जनरल में तो कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं होता। कुल मिला के 20% के पास। और मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट कितनों के पास होता है? याद रखिए, आज की बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी कि जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में इस वक्त हो चुकी है। उस समय बिहार में एवरेज 13% के पास था। मैं दावे से कहता हूं मानक भाई, गंभीरता से कहता हूं, बिहार के 1/4 लोगों से अधिक हो ही नहीं सकता। और पता है कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं? बिहार में अंदाजन 8 करोड़ लोग इस वक्त हैं जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। उनमें से 4,76,00,000 लोग हैं जिनकी 40 साल से कम की उम्र है। इनको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और इन 4,76,00,000 में से मैं दावे से कहता हूं 1.25 करोड़ से ज्यादा के पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। और हो भी तो 1 महीने के अंदर देना। बच्चा पंजाब में है, आज उसकी मां घर पे बैठे हुए उसका फॉर्म भी भर देगी, फोटो भी होगा, उसका सिग्नेचर भी होगा और साथ में सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। किस दुनिया की बात कर रहे हैं? तो फिर मतलब योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपको अभी पता नहीं है कि साजिश है या नहीं है, तो फिर आपको क्या समझ में आ रहा है क्यों इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है? उसने तो बाकायदा ये भी बताया कि 1950 से लेकर अब तक 10-15 बार हम ये कर चुके हैं, इस तरह का रिवीजन, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। 10-15 बार वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। उसके बाद से समरी रिवीजन को इतना इंप्रूव कर दिया था कि इंटेंसिव की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन कभी भी ओनस वोटर पे नहीं रहा है। क्यों किया गया है योगेंद्र जी, आपके हिसाब से क्यों किया गया है? अब ये इलेक्शन कमीशन बताए, इसके परिणाम क्या होंगे मैं केवल 2 बता सकता हूं। इसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1, या तो अफरा तफरी मचेगी और जो गरीब है, जो अप्रवासी है और जो युवा है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर बनने से वंचित हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ लोग वोटर बनने से रह जाएंगे। या फिर बिहार का चुनाव पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद पता लगेगा। आपको याद है आसाम के अंदर NRC में क्या अफरा तफरी मची थी? 1 महीने के बाद त्राही त्राही मच जाएगी, अरे भाई नहीं हो रहा। फिर राष्ट्रपति का विशेष आदेश आएगा, बिहार के चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन बिहार में तो बीजेपी और NDA कंफर्टेबल लग रहा है योगेंद्र जी। लोकसभा में देखिए उन्होंने 30 सीटें जीती हैं 40 में से। ऐसे में यह आरोप लगाना कि जानबूझ के कुछ वोटरों के नाम हटाने की साजिश हो रही है, भाई किसी को कैसे पता किसका नाम हटेगा और वो किसका वोटर है? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। आपके प्रश्न में एक आरोप छुपा है। आपके प्रश्न से लगता है कि आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को कोई प्रॉब्लम बिहार में है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन से ऐसा काम क्यों करवाएगी। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे चलता है। आप ऐसे आरोप ना लगाया करें अपने कार्यक्रम के अंदर। मैं तो आरोपों को कोट कर रहा हूं। चलिए खैर ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू योगेंद्र जी। क्या जुगलबंदी इस देश में चल रही है, लेकिन जो बहुत धन्यवाद,
थैंक यू बहुत योगेंद्र, दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। जफर इस्लाम, आपका मौका है, आपकी बारी है। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए भाई, क्या जरूरत है इलेक्शन से ये 2-3 महीने पहले इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ लहजों में बता दिया है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जेन्युइन वोटर्स होने चाहिए। अब आप छोटा सा एक मिसाल देते हैं जो अभी यादव जी भूल गए बताना, लेकिन मैं उनको बता देता हूं कि देखिए, ऐसे जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब होने लगा, जब धीरे धीरे, या फिर फूड ट्रांसफर होने, फूड का जो आपको हर लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो वैसे कई लोग ऐसे मिले जो आज तक पैदा ही नहीं हुए। आपको पता है 3 लाख करोड़ देश ने बचाया है किन लोगों को, उनको जा रहा था, लेकिन वो पैदा ही नहीं हुए थे। ये तो वो लोग थे जो फर्जी लोग थे, फर्जी नाम से लोगों ने रजिस्टर कराया किया था, पैदा भी हुए, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में नहीं कभी पैदा हुए थे। इसलिए ये जरूर एक्सरसाइज जरूरी है, पारदर्शिता हो, क्लैरिटी हो, सही वोटर्स वोट करें, और उनको, और ये किसी एक कम्युनिटी, ये एक समाज, ये एक क्षेत्र में थोड़ी जा रहे हैं। अरे भाई, सभी के घर में जाएंगे, सभी लोगों को एक ही तरह की एक्सरसाइज में शामिल होना पड़ेगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। ये पारदर्शिता के लिए सबको इसमें सहायता करनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और बीएलए जो कहे वो करेंगे काम अपना बीएलए। अब देखिए ना, अब छोटी सी एक बात बोलते हैं, महाराष्ट्र के बारे में कितना राहुल गांधी ने बेतुकी बातें इलेक्शन कमीशन में बोल दी। जरा सा खंगाल के देखिए इतिहास। तो वो कहते हैं कितने वोटर, पहले तो 1 करोड़ वोटर बोलते थे, फिर उससे घटे तो फिर आगे 70 लाख, फिर उससे घटे तो आगे कहने लगे 50 लाख, हकीकत में 39 लाख ही वोटर जुड़े थे। लेकिन जरा सा 2009 से 2014 का भी आंकड़ा तो बोलते राहुल गांधी जी, जरा 2009 से 2014 का भी आंकड़ा दे दीजिए, उस वक्त कितने लगे थे। तो आप देखिए 2009 से 2014 लोकसभा, और 2014 से 2014 में जो विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में जितने वोटर लिस्ट में नए वोटर्स आए थे वेरिफिकेशन के बाद, वो 75 लाख थे। और आप देखिए 2019 से 2014 के बीच में जो है, 24 के बीच में, वो 71 लाख, 4 लाख कम है, 4 लाख कम है। लेकिन आप देखिए किस तरह से नाटक राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो यही उनका काम है कि लोगों को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को परेशान करना। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते सहयोग कीजिए। अब भागीदारी आपकी चाह रहा है इलेक्शन कमीशन, आप बीएलए अपॉइंट कीजिए, बीएलए को काम सौंपिए, और हर तरह के, और आपको और जिन लोगों के पास कागजात नहीं होंगे जफर भाई, उनका नाम तो कट जाएगा लिस्ट से। नहीं, ऐसा कैसे कागजात? जो देश का नागरिक उसके पास तो कागजात होंगे ना भाई, सबके पास कागजात है। आप अजम्पशन कर रहे हैं कि सबके पास कागजात नहीं है। सबके पास अपने अपने प्रमाण पत्र रहते, अपने पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते, इतने सारे डॉक्यूमेंट की लंबी फहरिस्त, कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट। हाँ, तो आप खुलकर कहिए ना जफर भाई, किन लोगों के नाम हटवाना चाहते हैं आप लिस्ट से, कौन है? देखिए, जो पैदा हुए नहीं, फर्जी लोग, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो फूड सिक्योरिटी के अंदर जो फूड राशन बांटा जा रहा है, उसमें ऐसे लोग जिनका जो कभी पैदा नहीं हुए, उनका लिस्ट में नाम था, वैसे लोग निकल जाने चाहिए। जो जेन्युइन वोटर्स है रहने चाहिए, जो फर्जी है निकल जाने चाहिए। इतने फर्जी को निकलना है, फर्जी वोटर चाहे किसी समाज का, फर्जी कौन से हैं ये तो बताइए, कहिए ना, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये भी हो, विदेशी नागरिक हो वो, या देश में भी कोई, अगर एक जगह में दो जगह पे लोगों के अगर लिस्ट में नाम है तो वो भी हटने चाहिए ना। किसी का नाम अगर मान लिया, देखिए आप ऐसा छोड़िए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिहार के चूंकि बात करें, बिहार पहले झारखंड और बिहार दोनों था, एक साथ था। बिहार के बाद झारखंड भी बना, उसमें से हटके अब कुछ लोग झारखंड में रह गए, कुछ लोग बिहार में रह गए। हो सकता है किसी का लिस्ट में नाम आज भी झारखंड में हो सकता है बिहार में भी हो। तो ऐसी चीजें जब एक्सरसाइज होगी तो अपने आप ही, थोड़ा पहले नहीं कर सकता था इलेक्शन कमीशन इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई? अब ये सब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या जरूरत है? अरे भाई, जो संस्था ये काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको हम थोड़ी कहने जाएंगे कि आप थोड़ा पहले कर लेते, थोड़ा बाद में कर लेते। ये हमारा अधिकार क्षेत्र थोड़ी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार क्षेत्र थोड़ी है। पर आपको क्या लगता है, आपको लगता है 2 महीना काफी है, 3 महीना काफी है जफर भाई? अरे भाई, ये एक संस्था करी, मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इनिशिएटिव सही है, और ये इनिशिएटिव होना ही चाहिए कि फर्जी वोटर्स को और निकालना ही चाहिए।
जेन्युइन वोटर्स रहने चाहिए, उनका अधिकार है, उनको अधिकार अपना पूरा इस्तेमाल करिए। लेकिन जो फर्जी है उनको नहीं रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज से फर्जी निकलेंगे। जहां तक ये पूरी एक्सरसाइज में 10 दिन लगे, 1 महीने लगे, 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 5 दिन लगे, ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। हमारे अधिकार क्षेत्र में यह है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर वो कुछ ऐसे सर्कुलर लेके आती है, उसका पालन करना है, उसमें सहायता देना है। हमारी भागीदारी एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते जो भागीदारी चाहते हैं वो करना है और पूरे तौर से उनको सपोर्ट करना है ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो और हर पॉलिटिकल पार्टी के ये मंशा होनी चाहिए कि फर्जी वोटर्स बाहर निकले, जेन्युइन वोटर्स वोट करें। बस इतना ही है। इसके बियॉन्ड अगर कोई रीड करता है तो इसको राजनीतिक मोड़ रंग देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात कहना चाहते हैं, वही लोग इसके बारे में शिकायत कर सकता है जो उसको। मेरी बहन 1 सेकंड, मेरी बहन 10 सेकंड, अरे दे दीजिए 20 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद हाँ दे दीजिए 20 सेकंड। बोलिए जफर भाई, 20 सेकंड और 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए आज तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों किया? डर लग रहा है, डर रहे, हार मान गए, इनको हार अब सामने दिख रहा है। भाई आज कई सर्वे भी दिखाइए, हर सर्वे में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो उनको डर तो लग ही रहा है। हम एक्सरसाइज से कुछ नहीं डरते हैं, इसलिए कि हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें साधना भारती, नकली वोटर साधना बुलाइए, साधना भारती, साधना जी बताएं कि उनको फर्जी चाहिए। बोलिए साधना भारती। ओके साधना, आपकी बारी, बोलिए। देखिए हमने सबसे पहले महाराष्ट्र की बात हो या साधना, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं कोशिश करता हूं, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है जी। सुबोध मेहता, सुबोध आप बोलिए। सुबोध भाई बताइए जरा, जफर भाई कह रहे हैं आप तो हार मान गए अभी से, इसीलिए बहाने बना रहे हैं। जी, जफर भाई का जितना भी आर्गुमेंट था बहुत ही बौना आर्गुमेंट था। आप देखिए मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है कि सिर्फ प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं, उसके इंटेंशन को भी चैलेंज किया जा सकता है। इसी के आधार पे जो इलेक्शन कमीशन का जो इंटेंशन यहाँ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर इनका इंटेंशन धूमिल दिख रहा है। अभी जफर भाई कह रहे थे कि भाई जितने फर्जी वोटर हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी यादव साहब ने भी बोला कि 1 जनवरी 2025 को ही इन्होंने रिवीजन किया बिहार के वोटरों का। 8 करोड़ के आसपास वोटर पाए गए, 7.5 लाख के आसपास 7,80,000 वोटर को ऐड किया गया, 4,35,000 वोटर को डिलीट किया गया जिनका डेथ हो गया था। और ये रिवीजन वोट इलेक्शन कमीशन का ही है। इलेक्शन कमीशन खुद अपने वोटर को मान नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 का इलेक्शन भी करवा दिया। जफर भाई कह रहे हैं कि ये फर्जी वोटर है, तो हमें ये बताइए फर्जी प्रधानमंत्री हैं क्या? इसी वोट से तो जीत कर गए वहां, पहली बात। दूसरी बात आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा अभी। हाँ जफर भाई, दूसरी बात ये है कि अभी मानसून का सीजन है, 75% से भी ज्यादा एरिया जो है वो मानसून में रहता है और लगभग 22 से 25 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो टोटली प्रभावित रहते हैं। 1 महीने में ये एक्सरसाइज जो करने की बात कही गई है, ये एकदम समझिए कि ना समझी वाली बात है। जहां तक बात रही, अभी यादव साहब भी कह रहे थे 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, इसकी वैधता इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही है। जहां पर मैट्रिकुलेशन जो है वो ड्रॉप आउट स्कूल का इतना ज्यादा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से कोई लाएगा? 6% तो यहाँ पे ग्रेजुएट है। इतना ही नहीं, साथ में जो नौकरी की बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 4% नौकरी भी नहीं है यहाँ पर। 60% के अच्छा, एक बात बताइए सुबोध भाई, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, फर्जी वोटर को लिस्ट से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ये बताइए। देखिए फर्जी वोटर को लिस्ट से निकलना चाहिए। आप हमें ये बताइए, जो माइग्रेट कर गए हैं लाइवलीहुड के लिए, इलेक्शन यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री जी जो है। एक मिनट सीधा जवाब दीजिए। एक सेकंड नहीं देखिए, नहीं एक सेकंड देखिए, नहीं सीधा जवाब दीजिए भाई। फर्जी वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए। फर्जी वोटर का आइडेंटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन चाहे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2 मिनट में कर सकती है। आप आधार से लिंक कर दो ना, आधार से लिंक। अरे भाई आधार कार्ड देश में कैसे बनते हैं सबको पता है। सुबोध भाई क्यों उधर जा रहे हैं? इस डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? सबको मालूम है किन किन लोगों के आधार कैसे कैसे बने हुए हैं। तो 2.8 करोड़ जो माइग्रेट कर गए हैं बिहार के पॉपुलेशन, उनका लिस्ट आपके पास है, आप उनको स्क्रूटनी कीजिए। तो आप ऐसे प्रक्रिया में जा रहे हैं जिस प्रक्रिया में एकदम नामुमकिन वाली बात कर रहे हैं।
ये सीधा सीधा हक और हुकूक की लड़ाई है, हक मारी कर अच्छा, रहे एक बात हैं। बताइए, एक बात बताइए सुबोध भाई, आपको ये इसमें क्यों इतना, आपको विरोध इतना क्यों है? क्योंकि अगर नाम हटेंगे तो आपको ये आशंका क्यों है कि वो आप ही का वोटर होगा? जिसका नाम हटेगा, आपको ये कैसे पता कि आप ही के वोटर का नाम हटेगा? देखिए, वोटर का नाम हटने या ना हटने की मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राइट्स को जो छीनने की जो बात है, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी 2025 तक जो रिवीजन किया, क्या ये वोटर फर्जी थे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से। और यहाँ पर जो जफर इकबाल जी जो बात कर रहे हैं कि फर्जी वोटर, अरे भाई फर्जी वोटर आइडेंटिफाई आप कैसे? ओके, अनुप्रिया को लाइए। अनुप्रिया आप ही जवाब दीजिए, क्या जरूरत है अनुप्रिया इस समय चुनाव से पहले ये इतना लंबा चौड़ा एक्सरसाइज करने की? नहीं मानक जी, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा तो यहाँ हम प्रवक्ता बैठे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दा को उठाया, मैं आपके ही सवाल से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि यह कैसे तय हो सकता है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह की प्रक्रिया कर रही है, उस प्रक्रिया में हम कैसे तय कर लेंगे कि यह जेडीयू का वोटर का नाम रह गया, आरजेडी का वोटर का नाम हट गया, बीजेपी के जो वोटर हैं उनको रख लिया गया है और कांग्रेस के वोटर को हटा दिया गया है? यह संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यह ना हो पाए कि किसी भी दल का मतदाता उस सूची से हट जाए, उसके लिए आपने एक पॉइंट पढ़ा जिसमें बीएलए की बात की गई है। बीएलए कौन होगा? हर एक दल अपना अपना एक बीएलए बनाता है और उस बीएलए को भी उस कार्य में लगाया जाएगा कि आप जाके देखिए कि आपका वोटर छूट नहीं। अरे बीएलए थोड़े कागजात ले आएगा किसी के पास अगर नहीं है तो बीएलए क्या कर लेगा उसमें? ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, तो आप थोड़ा सा और कहे कि आपने कहा कि कई प्रमाण पत्र की जरूरत है। हाँ। जिसमें जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात हो रही है और जाति प्रमाण की पत्र की बात हो रही है। मान लीजिए मेरे ही माता पिता की बात हो रही है, तो एटलीस्ट मैं इतना तो है कि वो हमारे मैट्रिक किए हैं और नहीं भी मैट्रिक किए हैं तो उन्होंने कभी स्कूल में एडमिशन लिया है। आप देखिएगा जो आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिस भी आपने स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के लिए आपने जो नामांकन किया होता है, उसमें आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को देते हैं और वही मानक होता है कि जिसके आधार पर आप मानते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र क्या है। अगर जहां पे हम अगर मैट्रिक करने के बाद में लगातार अलग आगे की पढ़ाई करने के लिए हम मैट्रिक के सर्टिफिकेट को उपलब्ध कराते हैं जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उसी को मान्य कहा जाता है। देखिए, इसमें साजिश की जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा तेजस्वी जी को धैर्य रखनी चाहिए थी, थोड़ा समझना चाहिए था कि भाई यह क्यों जरूरी है। अब यह प्रक्रिया बिहार के चुनाव की बात मत कीजिए मानक जी, क्योंकि यह पूरे देश में होनी है। बिहार से शुरुआत हुई है, अन्य राज्यों में इलेक्शन होना है। पर सुबोध मेहता जो कह रहे हैं उस बात में दम है, लॉजिक तो है, सवाल तो है। वो ये कह रहे हैं हाल में रिवीजन जब हुआ, अभी रिवीजन हुआ ना लोकसभा चुनाव के समय, उसके बाद वोटर लिस्ट बनी, इसका मतलब उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है। मानक जी 10 सेकंड। तो फिर आपका ही सवाल मैं कहती हूँ मानक जी, आज आपने जो सवाल हमें पूछना चाहिए था, हमें लगता है जो हमारे अंदर कौतूहल थी, वो आपने 2 सवाल पूछ दिया कि अगर हमें लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जहां पे आरजेडी जो महागठबंधन है उसको कम सीट आई है, हमें ज्यादा सीट आई है, तो हम अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? और पहली बात, एक राजनीतिक दल का क्या संबंध है इलेक्शन कमीशन से? क्या राजनीतिक संबंध? ओके, साधना भारती जुड़ गई है। साधना, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बोलिए साधना। एक चीज मानक जी 10 सेकंड में कहूंगी, तो फिर साधना बिल्कुल नहीं बोल रहा है। एक सेकंड, साधना भारती बोलिए। क्या लगातार चुनाव सीधा संबंध है चुनाव आयोग से? क्या इन्हें ये चीज समझ में नहीं आई? मैं ये पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि क्या जो पुराने लोग हैं, क्या वो मैट्रिक पास है? पहले ये बता दीजिए आप। क्या जितने भी पुराने लोग हैं और जो बाहर राज्यों में जो बेचारे मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, उनका वोट कैसे बनेगा? वो कैसे बनवाएंगे वोट? ये इसकी क्या प्रक्रिया है? तो ये बीजेपी साम दाम दंड भेद अपनाकर सिर्फ चुनाव को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लूटतांत्रिक प्रक्रिया में बदलना चाहती है। ये सामने आ गई है सारी बात। यही तो सीधी सादी बात है ना। अरे भाई कुछ काम कर लेते हैं, तब उसके आधार पे चुनाव पर आइए। कभी आप, कल तक हम यही बता रहे थे कि प्रवचन किसको करना चाहिए, ब्राह्मण बैठेंगे कि यादव कर सकते हैं, किसी की चोटी काट दी गई, मूत्र छिड़काव कर दिया गया, तब योगी जी बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। अब वोटिंग की बात है तो अब आप लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लीजिए। अनुसूचित जाति, पिछड़ा, साधना आपका सिग्नल अभी भी कमजोर है, आवाज ठीक से मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात समझ में आई। एक सेकंड जफर भाई रुकिएगा, विनीत जी बोले नहीं, आप ही के सहयोगी हैं, जरा उनको ही मौका दे दो, उसके बाद दे दूंगा आपको। विनीत सिंह बिल्कुल नहीं बोले। हाँ विनीत बोलिए भाई, आप ही बताइए अब
ये इलेक्शन से ठीक पहले ये कार्रवाई की क्या जरूरत है? सबसे कागजात मांगे जा रहे हैं, बताइए। सबको सर्टिफिकेट कोई ना कोई देना पड़ेगा, अपना या अपने पिताजी का, माताजी का। मानक भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। ये बार बार मेट्रिकुलेशन की बात आ रही है, मुझे अचानक से तेजस्वी यादव याद आ जाते हैं। खैर, आप ये बात बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन के ये अधिकार क्षेत्र में है या नहीं कि वो कभी भी इंटेंसिव रिवीजन करा सकते हैं, लीगल रूप से करा सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बात वहीं खत्म हो जाती है। पॉइंट्स को भी दुरुस्त करेंगे तो कभी भी कर सकता है, तो वो करेगा। आखिर हमें क्यों नहीं परेशानी हो रही है, इनको परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, हंसी किस बात पे आती है। तेजस्वी यादव जी बार बार पीसी में कह रहे हैं कि 25 दिन में कैसे कर लेंगे। अरे भैया, 30 सितंबर तक 3 महीना से ज्यादा समय है। प्लस 2003 में लॉजिस्टिक कुछ और था, मोडस ऑपरेंडाई कुछ और था, आज कुछ और है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुका है। वो जो चीज है वो छोड़ दीजिए, सिरदर्दी इलेक्शन कमीशन। अच्छा, वो सीमांचल में किस किस के आधार बनवाए हुए हैं इन लोगों ने, और कैसे बनवाए हैं ये भी बता दीजिए, अगर इलीगल है तो। मानक भाई, क्या कहने की जरूरत है? या जितने बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, क्या उनको नहीं बनवाया गया है? और मुझे कैसे बनवाया गया ये भी बताइए। 73% भी। मानस भाई, ये हम सब जानते हैं कि बनाने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन वहां पे जनता प्रतिनिधि मिले रहते हैं। क्या आज त्रिमुन कांग्रेस के ममता बनर्जी जी हलकान हो रही हैं क्योंकि 2026 में वहां चुनाव है? क्या हमें नहीं मालूम है कि वहां पर क्यों परेशान है? मुझे पूरी बात खत्म कर लीजिए मानक भाई, फिर बताते हैं आप। 73% बिहार में बाढ़ प्रभावित है। क्या बताएंगे सुबोध जी कि उस समय आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, बाढ़ में नहीं जाएंगे? कई बार इलेक्शन तो इसी मॉनसून सेशन में बिहार में हुआ है, उस समय तो किसी ने नहीं रोका है। सीधी सी बात है, 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, जो कि तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर को है पर आराम के साथ। नरेटिव गढ़ना है, अपने कन्वीनियंस के अनुसार से चुनाव करना है। बोलिए सुबोध मेहता। मानक जी, देखिए, विनीत भाई जो है ना, ही कैन थिंक ब्यूटी विदाउट ब्यूटीफुल थिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि घर घर जाना है भैया बीएलओ को, चुनाव प्रचार नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर घुसपैठिया आ गया और 10 साल से 11 साल से आप राज कर रहे हैं, अमित शाह को तो रिजाइन कर देना चाहिए। और 20 साल से मुख्यमंत्री होम मंत्री हैं बिहार के, तो भाई आप क्या कह रहे हो? अपने मुख्यमंत्री या अपने होम मंत्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। अच्छा सुबोध भाई, ये काम करिए। सुबोध जी, एक सेकंड। तो मतलब आपका स्टैंड में ये मानूं कि ये कार्रवाई इलेक्शन के बाद होनी चाहिए, इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए, पर होनी चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये कार्रवाई अगर करनी है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, इलेक्शन के कुछ दिनों के पहले नहीं कर एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि फरमान जारी कर दिया। हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत है और हमारे जो वोटर हैं वो इतने सशक्त हैं और उतने एजुकेटेड हैं कि सारे प्रोविजंस को ये जो है 1 महीने में क्लियर कर देंगे। भाई 3 महीने की ये बात कर रहे हैं विनीत जी। अरे भैया, फॉर्म अभी वहां तक पहुंचेगा, जमा करने का टाइम है, इसलिए कहा गया 1 महीने के लिए। अब जहां तक बात रही विनीत जी की, अब इनको पता होना चाहिए कि इनके जो नेता हैं ये मैट्रिकुलेशन की बात करते हैं। अरे बड़े बड़े आप देखिए, चर्चिल से लेके अब्राहम लिंकन से लेके जयललिता से लेके जैकब जुमा से लेके करुणानिधि से लेके, भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर है विनीत भाई। आप तो शिक्षक हैं। अच्छा जफर इस्लाम, छोटा सा जवाब। जफर भाई आपकी बारी है, बोलिए छोटा सा जवाब, उसके बाद साधना आपके पास। मानक भाई 10 सेकंड मुझे भी। लीडर कोई नहीं है बिहार में। देखिए, ऐसा है, सुबोध जी बार बार कह रहे थे, मैंने ऐसा कहा कि वहां पर फर्जी वोटर्स है। मैंने ये कहा कि अगर कोई ये एक्सरसाइज से पता चल जाएगा कि कोई फर्जी वोटर्स है कि नहीं, और क्या उससे आपको आपत्ति है? हमें तो जनवरी तक पता नहीं था आपको? रिवीजन किया तो जनवरी में पता था कि नहीं था? ये बताइए। एक मिनट सुबोध जी, अगर किसी का देहांत हो गया है जनवरी से, क्या ऐसा तो नहीं कि वहां पर रुक गया पूरा देश? वहां से लोगों बोल तो रहा हूँ, 4.5 लाख लोगों का देहांत हुआ है, उसका डाटा है इलेक्शन कमीशन के पास, वेबसाइट पे है। वो आप वो सारे एक्सरसाइज होने दीजिए। आपको तकलीफ क्या है? एक्सरसाइज करना है इलेक्शन कमीशन को, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके साधना भारती, जरा चेक करते हैं साधना आपकी आवाज अब ठीक से आ रही है नहीं आ रही है? साधना भारती, साधना भारती, एक सेकेंड। साधना भारती, अरे आदरणीय जफर भाई, ये बताइए इस मोदी युग में और क्या क्या देखना पड़ेगा सर? कल तक ये पता ही नहीं चल रहा था कि हम मनुवाद से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा। हम चिल्ला रहे हैं जी मनु विधान नहीं, संविधान चाहिए, संविधान चाहिए।
अब आप वोटर लिस्ट में ऐसी आपने नई प्रक्रिया ला दी कि अब हमें ये तय करना पड़ेगा, अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, जो गरीब तबका है, जो राज्य से बाहर बेचारे मजदूरी करने गए हैं, उनका वोट कैसे बनेगा। और 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी प्रक्रिया आप करा देंगे। और पीछे का जो आपका चुनाव से लेकर अब तक तो हम प्रश्न उठाते ही रहे हैं फर्जीवाड़े के। राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया था वो फर्जीवाड़े का था कि नहीं था। और आप मुझे ये बताइए कि एनआरसी से मिली जुली प्रक्रिया नहीं दिखाई देती। और पासपोर्ट कितने बिहार के लोगों के पास होंगे और आधार कार्ड उनके 90% लगभग लोगों के पास होंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। मैट्रिक पास 87 के जमाने में कितने लोग मैट्रिक पास होंगे सर, ये बता दीजिए। तो सीधे कहिए ना कि काम धाम कुछ करना नहीं है, बस लूट तंत्र बनाना है लोकतंत्र को और मूर्ख बना के जनता से वोट लेना है। अरे भैया काम अच्छा साधना ओके, मैं चाहता हूं आप भी एक स्टैंड ले लीजिए, आप भी एक स्टैंड ले लीजिए। जफर भाई एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं कि जरा सुबोध मेहता की तरह साधना भारती आप भी स्टैंड ले लीजिए। मतलब आप ये तो कम से कम मानती है ना कि फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए। तो फर्जी वोटर का तय कैसे करेंगे आप ये ऐसे तय करेंगे फर्जी वोटर का कि एक समय से पहले जिनके माता पिता दोनों के दस्तावेज 2004 के बाद हमें प्रूफ करने पड़ रहे हैं। नहीं, मैं इन प्रिंसिपल आपका स्टैंड पूछ रहा हूं साधना। नहीं, इन प्रिंसिपल आपका स्टैंड ये है ना कि फर्जी वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। ये तो हर किसी का स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, फर्जीवाड़ा तो आप ही बताइए कैसे पहचान होगी फिर, आप ही बताइए फिर पहचान कैसे होगी। भाई ये बात देखिए, बात समय की भी है। ये समय आज ही क्यों याद आया जी कि आज ही सब वोटर लिस्ट से होगी, अभी समझ में आएगा। अरे चुनाव हारने का डर भाजपा को है, इन्हें समझ में आ गया है कि जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है। कल क्या थी डिबेट, देश भर में क्या चल रहा था कि एक यादव की चुटिया काट दी गई, मूत्र छिड़काव कर दिया गया, उसके बाद आफ्टर थॉट लाए गए और आज नया आया है जी जफर इस्लाम 20 सेकंड, जफर इस्लाम, जफर इस्लाम, ये मनु विधान से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा जफर इस्लाम जी। ओके, जफर इस्लाम, ओनली जफर इस्लाम। साधना आप रुक जाए प्लीज, जफर भाई बोलिए। मैं तो साधना जी बार बार लोकतंत्र की बात कर रही है। भाई लोकतंत्र की हत्या का अभी 85वीं बरसी हमने मनाई है। आपातकाल का दिन याद है कि नहीं? किसके लिए किया गया? सत्ता की लालच, मोह, भूख और जो तड़प जो है उसके लिए किया गया था। ये आपको याद नहीं है क्या? उसकी बरसी मनाई। देश जागरूक है, देश देख रहा है कौन सत्ता का लालची है, सत्ता की भूख में और सत्ता से बाहर रह के क्या क्या कर रहा है, और कौन सत्ता में रह के देश को मजबूत कर रहा है, देशवासियों को मजबूत कर रहा है। ओके, मेरे पास टाइम आज बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया शुरू की है, चुनाव आ रहा है, ये मुद्दा अभी खत्म होने वाला नहीं।